चलिए आज बात करते हैं उस एक किताब की जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी को दिशा देती है। भारत का संविधान। ये सिर्फ कोई कानून की मोटी सी किताब नहीं है, नहीं, ये हमारे आदर्शों और सपनों का एक दस्तावेज है। तो आइए इसके कुछ पन्नों को पलट कर देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि 1 अरब से ज्यादा लोग, इतनी सारी भाषाएं, इतने अलग अलग कल्चर्स, ये देश आखिर चलता कैसे है? क्या कभी सोचा है कौन से वो नियम हैं जो हम सबको एक साथ बांध कर रखते हैं? इसका जवाब जितना आसान है उतना ही पावरफुल भी। ये पूरा देश चलता है एक किताब में लिखे नियमों से, और वो किताब है हमारा संविधान। आज हमारी सारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। लेकिन इन नियमों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि भाई ये रूल बुक बनी कैसे, इसकी नींव कैसे रखी गई। तो चलिए सबसे पहले इसके बनने की कहानी को ही समझते हैं। ये सफर शुरू हुआ था 1934 में, एक आइडिया से, एक सोच से कि भारत अपना भविष्य खुद लिखेगा। फिर 1946 में देश के कोने कोने से आए लोगों ने मिलकर संविधान सभा बनाई। 1947 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लीडरशिप में इसका ड्राफ्ट तैयार करने का सबसे मुश्किल काम शुरू हुआ। और फिर सालों की मेहनत, बहस, डिस्कशन के बाद 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट किया गया और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को इसे लागू करके इंडिया को एक सॉवरेन रिपब्लिक बना दिया गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। सोचिए जरा, ये सिर्फ कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, कितनी बहसें हुई होंगी, कितना डेडिकेशन लगा होगा। ये कोई जल्दबाजी में लिखा गया डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी मास्टरपीस है जिसे बड़े इत्मीनान से तराशा गया है। तो ठीक है, ये महान डॉक्यूमेंट बन गया, पर इसने इंडिया को ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली डिफाइन कैसे किया? आखिर संविधान के हिसाब से भारत है क्या चीज? संविधान का आर्टिकल 1 साफ साफ कहता है कि भारत यानी इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि इंडिया एक सिंगल यूनिफाइड देश है जो बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से मिलकर बना है। और हाँ, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट्स की बाउंड्रीज बदल सकती है या फिर नए स्टेट भी बना सकती है। ओके, तो देश की सीमाएं तो समझ आ गईं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन सीमाओं के अंदर रहते हैं। सवाल ये है कि इंडियन सिटीजन कहलाता कौन है और कोई बनता कैसे है? तो संविधान इसको काफी क्लियर करता है। मोटे तौर पर 3 तरीके हैं। पहला, अगर किसी का जन्म इंडिया में हुआ हो। दूसरा, डिसेंट से, यानी अगर किसी के पेरेंट्स इंडियन हैं। और तीसरा, कानूनी प्रोसेस से, जिसे नेचुरलाइजेशन कहते हैं। और एक चीज बिल्कुल याद रखने वाली है, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए अब आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जो शायद हम सब के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार। ये वो गारंटीज हैं जो संविधान हर एक सिटीजन को देता है। इसको ऐसे सोचिए कि हमारी आज़ादी 6 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और छठा सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये वो पिलर है जो बाकी सबको संभालता है। और ये राइट्स ये सिर्फ कागज पर लिखे प्रॉमिसेस नहीं हैं, नहीं, संविधान का आर्टिकल 32 इन्हें एक सुरक्षा कवच देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो इंसान सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सीधे, किसी निचली अदालत में जाने की जरूरत नहीं। और यही वो पावर है जो बाकी सारे राइट्स को सच बनाती है। तो फंडामेंटल राइट्स तो हो गए लोगों के लिए, पर अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। ये है वो प्रिंसिपल्स, वो गाइडलाइंस जो सरकार को रास्ता दिखाती हैं कि देश को चलाना कैसे है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझना जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये एक चीज नहीं है। देखिए, राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स को मिली हुई गारंटीज हैं जिसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो गवर्नमेंट के लिए गोल्स हैं, एक तरह की टू डू लिस्ट कि स्टेट को क्या करना चाहिए ताकि एक बेहतर समाज बन सके।
तो ये गोल्स हैं क्या क्या? इसमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लाने की बात है, समान काम के लिए समान सैलरी की बात है, गरीबों को फ्री लीगल हेल्प देने की बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का एम है, पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाना है और तो और इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना है। बेसिकली ये एक आदर्श समाज का ब्लूप्रिंट है जिसे हासिल करने की जिम्मेदारी सरकार की। और अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, इसके दिल पर, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। इसे अक्सर संविधान की आत्मा यानी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ये एक पेज में पूरे संविधान का एसेंस बता देती है। तो प्रियम्बल हमें बताता है कि इंडिया क्या है। सबसे पहले सॉवरन यानी सार्वभौम। इसका मतलब है कि हम अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद हैं, हम पर किसी और देश का कंट्रोल नहीं है। दूसरा, सोशलिस्ट समाजवादी। इसका मकसद है सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना ताकि देश के रिसोर्सेज का फायदा सब तक पहुंचे। तीसरा, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, मतलब स्टेट का, देश का अपना कोई धर्म नहीं है, स्टेट के लिए सभी धर्म बराबर हैं। और आखिर में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी यहाँ सरकार जनता चुनती है और देश का हेड ऑफ स्टेट वो कोई राजा या रानी नहीं बल्कि एक चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है। इन शब्दों के बाद प्रियम्बल 4 बड़े वादे करता है अपने हर सिटीजन के लिए। पहला, जस्टिस यानी न्याय, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। दूसरा, लिबर्टी यानी आज़ादी, सोचने की, बोलने की, विश्वास की। तीसरा, इक्वालिटी यानी समानता, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। और चौथा, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, जो हर एक इंसान की डिग्निटी और देश की यूनिटी को बनाए रखे। यही वो 4 स्तंभ हैं जिन पर हमारा देश खड़ा है। तो ये है हमारे संविधान का एक छोटा सा परिचय, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमें राइट्स देता है, सरकार को रास्ता दिखाता है और एक देश के तौर पर हमें एक पहचान देता है। लेकिन आखिर में असली सवाल तो ये है, और ये सवाल हम सबके लिए है, क्या संविधान की आत्मा, इसके ये बड़े बड़े वादे आज भी हमारी सोच में, हमारे समाज में और हमारे फैसलों में जिंदा हैं? इस पर सोचना जरूरी है।